This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः पौष शुद्ध त्रयोदशी दिनांक 26 जानेवारी 2021 प्रजासत्ताक दिन चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 आहार संभवं वस्तु शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कानां पोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा निसुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्रेच्छत्नि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। न रागान्नापि अविज्ञानात् आहारान् उपयोगे परीक्षाहितमश्नीयात् देहो हि आहारसम्भवः। तर्हि न रागात् न अपि अविज्ञानात् आहारान् उपयोगे आहारस्य उपयोगः ज्ञात्वैव कार्यः एवं केवलात् रागात् न आहारस्य उपयोगः कार्यः इति परीक्षाहितम् अश्नीयात् परीक्षाहितमेव अश्नीयात् न अहितं देहो हि आहारसम्भवः देह आहारसम्भवः हि तो देह केवल आहार से निर्माण होता रहता है और इसलिए परीक्षा करके जो हित है वही लेना चाहिए, जो अहित है उसके बारे में रुचि नहीं रखनी चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे अहम बात है। और खास करके जब आधुनिक वैद्यक पूरे विश्व भर में फैल गया है, अपना साम्राज्य बना चुका है, तो ये उसकी सबसे बड़ी कमी है। एक बड़ी कमी है कि उसमें चैतन्य का विचार नहीं है और सिर्फ भौतिक स्तर पर सब विचार है। और दूसरी भौतिक स्तर पर भी जो कमी है वो आहार के बारे में कमी है कि चैतन्याचा विचार नाही, आधुनिक विद्यार्थी त्याचा आत्म्याचा विचारच नाही ना. पण आहार घेताना पण काय असतं? दोन कमी अशा अर्थांचा दोन त्रुटी काय आहेत त्या सांगितल्या. तो चैतन्य के बारे में, आत्मा के बारे में कोई विचार नहीं, ये एक सबसे बड़ी कमी है। और जो हम लाइफ बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ते आए हैं वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा जैसे शुरुआत करके मल्टीसेल्युलर और मल्टीसिस्टम इस प्रकार के जो विभिन्न प्राणी वनस्पति वगैरह है, लेकिन कहीं भी मन, आत्मा, अहंकार, बुद्धि इनका संबंध नहीं है। तो ये एक चीज है कि जो आधुनिक वैदिक में नहीं है। और जो भी विचार है वो फिजिकल लेवल पे इस प्रकार का है, लेकिन उसमें भी आपूर्ति नहीं है, पूर्तता नहीं है। उसमें भी आहार से किस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है और आहार से
शरीर घटक कैसे बनते हैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसके बारे में काफी जानकारी दी गई है, काफी हद तक बहुत अच्छा विवरण इसका किया गया है। और शरीर में जो भी भाव उत्पन्न होंगे उसका मूल कारण आहार होगा, ये सबसे अहम चीज है। क्योंकि देहो ही आहार संभवः, देह जो है वो आहार से निर्माण होने वाला, बनने वाला इस प्रकार का है। और जैसे मैंने कहा कि मोयले ने कहा करते थे, अंदर डालना आसान है, बाहर निकालना बहुत मुश्किल, इस प्रकार का है। तो सोच समझ कर ही अंदर क्या डालना है नहीं डालना है इसके बारे में विचार विमर्श करना है और कदम उठाने हैं। अगर हम कुछ भी इस प्रकार से अंदर डालते रहेंगे तो नतीजा रोग में होने वाला इस प्रकार का है। तो आयुर्वेद की एक खासियत रहेगी कि जठराग्नि के द्वारा पचन के बावजूद भी और उसके बाद भी धात्वग्नि द्वारा पचन, पंचमहाभूतों के अग्नि के द्वारा पचन और कंटिन्यूअस पचन की प्रक्रिया शरीर में चालू ही रहती है। तो मूल आहार इन सभी का कारण बन जाता है। बीच बीच में हिस्से रहते हैं, आहार रस बना, फिर उसके रस पोषक अंश बना या रक्त पोषक अंश बना, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन सभी का मूल आहार इस प्रकार का है। और जो आगे आगे इस प्रकार से बनेंगे वो सबसे अहम इस प्रकार का रहेगा। और दूसरी चीज ऐसी है कि आहार नैसर्गिक नहीं रहा। 50 बरस पहले तक आहार नैसर्गिक था। जब से ये केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल में आने लगे तो वो सीधे हमारे अन्न में घुस गए। और ये अनैसर्गिक है, ये केमिकल्स है और कोई इसके बारे में बोलता भी नहीं। जब जापान में ब्रेस्ट मिल्क में 700 टाइम्स लेड पाया गया, तो ब्रेस्ट मिल्क में पाया गया इसका मतलब ये है कि कम से कम आहार और आहार से रस धातु, रस धातु का उपधातु स्तन्य इस प्रकार का वहां तक ये पहुंच गया, आगे भी पहुंच सकता है। फिर उसके बारे में काफी रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये लेड ऑटो इफ्लुएंस से आ रहा है और उस समय लेडेड पेट्रोल था। हाँ, फिर उसके बारे में खोज हुई और अनलेडेड पेट्रोल बाजार में आ गया। तो अनजाने में भी इस प्रकार से अगर केमिकल्स हमारे शरीर में घुस सकते हैं तो जानबूझकर हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं, वो कितनी मूर्खता, बड़ी मूर्खता है। जो हमारे शरीर का हिस्सा है ही नहीं, उस केमिकल्स को हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स के जरिए इस्तेमाल में ला रहे हैं। और उसके भी पहले उसका बीज, देसी बीज और हाइब्रिडाइज बीज, ये एक अहम हिस्सा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि केमिकल प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ये भी उसमें अभी जा रहे हैं, आहार में डाल। तो जो आहार ही नहीं है हमारे लिए, वो आहार के रूप में शरीर में घुस रहा है। और देहो ही आहार संभव, उसी के जरिए हमारे धातु वगैरह बनेंगे। तो वहां किस प्रकार के प्रॉब्लम होंगे ये सोचना चाहिए, ये एक अहम चीज है। और दूसरी बात, रोगों का जो परिणत इस प्रकार का रूप है वो सीधा आहार से जुड़ा हुआ इस प्रकार से। हमारा जो कार्यकारण भाव है आहार रस प्रधान इस प्रकार का है। हर रस का महाभूतों से संबंध है, हर दोषों का महाभूतों से संबंध है। और फिर दोषों की साम्यावस्था आरोग्य है, दोषों की वैषम्य अवस्था रोग इस प्रकार की है। तो इसके जरिए, आहार के जरिए हम सीधे रोग तक पहुंच सकते हैं, खास करके निज विकारों के बाद।
आगंतु विहारात्मक अगर हेतु है और फिर उससे रोग बन रहे हैं, वो उसकी संप्राप्ति अलग इस प्रकार की रहेगी। लेकिन निज विकारों के बारे में ये कोई संदेह की बात नहीं है कि आहार अहम इस प्रकार का है, और आधुनिक वैद्यक ने उसको पूरा दुर्लक्षित इस प्रकार का कर दिया। एक अजीर्ण सामान्य रूप से लोगों को थोड़ा परिचित है, लेकिन ये जब बड़ी मात्रा में अजीर्ण होता है और लंघन करने की आवश्यकता होती है और लंघन से फायदा मिलता है, ये वैसा थोड़ा आसान इस प्रकार का। लेकिन अभी जो परंपराएं बनती रहती है वो अधूरा इस प्रकार का अपक्व आहार रस निर्माण होता रहता है और उसी से धातु बनना आरंभ हो जाता है। हर रोज इस प्रकार का अपक्व आहार रस पहले वाले आहार रस में आता रहता है, आहार में आता जाता है, और फिर उसी से सभी दोष धातु मल वगैरह इस प्रकार से बनेंगे। ये सब अधकच्चे इस प्रकार से बनेंगे, और फिर ये जो आम का स्वरूप है वो काफी डेंजरस इस प्रकार का है। कल ही शाम को एक मैंने मरीज देखा, दोपहर में एक्चुअली हिस्ट्री हुई थी। 20 वर्षों से डायबिटीज है। अभी आंख में डबल दिखना आरंभ हो गया, तो फिर ब्रेन एमआरआई वगैरह सब हो गए, और साइनसेस में सूजन है। इंसुलिन चालू है दिन में 3 बार, पेट फूला हुआ है, बहुत गुरु इस प्रकार का है, पाँव पे सूजन है, सांस फूलती है, हृदरोग की आशंका है, और यहाँ इंसुलिन चालू है इसलिए खाना जरूरी है, और 3 बार इंसुलिन देना है तो 3 बार खाना खाना है वगैरह। खाने को पचाने की ताकत है या नहीं है, इच्छा है, भूख लगती है, नहीं रहे, कोई संबंध नहीं है। हाँ, सिर्फ अभी 300 से ऊपर शुगर है तो इंसुलिन जरूरी है, इंसुलिन देना है तो खाना खाना है, और पानी भी 1.5-2 लीटर पी रहे हैं। सब अजीब चक्कर है। कहाँ है अग्नि का विचार, कहाँ है आहार का विचार, क्या खाना है नहीं खाना है वगैरह वगैरह। तो शायद हम भी अगर उसका यहाँ डायबिटीज है, प्रमेह की दवा का प्रयोग करेंगे वगैरह ऐसा सोचेंगे तो ये मूर्खता रहेगी। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। लेकिन पहली चीज रहेगी कि अग्नि कैसे सुधरे। हाँ, आम जो है अभी शरीर में उसका पचन कैसे हो, तो लंघन यही एकमात्र रास्ता इस प्रकार का है कि जिसके आधार पर हम आगे चल सकेंगे। और जाठराग्नि से शुरुआत करके धीरे धीरे जब आम का पचन होना आरंभ होगा तो धातुओं की शुद्धि होगी, और उसको कितने दिन लगेंगे मालूम नहीं, ये कितने वर्षों से चल रहा है सिलसिला। तो सबसे शुरुआत हमें जो करनी है वो अग्नि और आहार, इनके जरिए शुरुआत करनी है, उन्हीं को लेकर आगे बढ़ना है। और देह आहार संभव है, सुख मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावत विजीर्यति, अन्न का सुख से पचन होना जरूरी है। अन्न किस तरीके का है, कितना लेना है वगैरह, गुरु है लघु है, ये सब बातें तो है ही, लेकिन सबसे अहम चीज है कि जो खाएंगे उसका भली भांति पचन होगा। भली भांति पचन होगा तो ही उससे जो दोष धातु मल बनेंगे वो पीड़ादायक नहीं बनेंगे, वो स्वास्थ्य को बनाते रहेंगे, और उसमें अगर ये परिवर्तन आ जाता है तो ये रोग का आरंभ करेंगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि फिजिकल लेवल पर भी आहार के बारे में कोई जिक्र एलोपैथी में नहीं किया जा रहा, और क्या खाना है, कैसे खाना है वगैरह वगैरह के बारे में जरूरत क्या है इसके ऊपर ज्यादा भर देते हैं। पचाने की क्षमता क्या है ये सोचते ही नहीं है। ये बड़ी अजीब चीज
इस प्रकार की है, और पूरा समाज इसी विचारों से प्रेरित है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो स्फूर्ति कैसे बनेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, ऐसा ही लोग सोचते रहते हैं. डायबिटिक पेशंट्स मध्ये लंघन सांगताना ॲलोपॅथी गोळ्यांचा किंवा इन्शुलिनचा डोसेस कसे कमी करावे. मैं सुझाव देता रहता हूँ कि शुगर चेक करो और फिर इंसुलिन का डोज लेना है तो ले लो. इनको मैंने कहा है कि 200 से नीचे शुगर आ जाती है तो इंसुलिन बंद कर देना. अभी 300 से ऊपर है तो 20, 26 और 20 इस प्रकार का अभी इंसुलिन है. तो मैंने कहा कि 3 बार शुगर करो दिन में, और इंसुलिन की मात्रा कम करो. 200 से ऊपर है तो 10 यूनिट ऐसा ही इंसुलिन ले लेना. और जैसे ही नीचे आने लगेगी तो बंद कर देना. खास करके रात का इंसुलिन पहले बंद कर देना, क्योंकि रात में अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो गया तो किसी को पता नहीं चलता है. लेकिन ये जो अप्रोच है, मैकेनिकल अप्रोच है कि इतनी शुगर है, इतने इंसुलिन देना है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से, और बरसों से चलता आता रहता है. तो ये अप्रोच ही गलत है. सबसे पहले होना चाहिए कि हमारा निदान क्या है, कारण क्या है, कारणों को कैसे टाला जाए, और अग्नि वगैरह जो है उसको कैसे सुधरे, ये सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार का है. उस पर कोई भी जिक्र नहीं करना, और सिर्फ शुगर इतनी है तो इतना इंसुलिन दे दो, ये गलत इस प्रकार की बात है. तो देहो ही आहार संभव, देह आहार संभव है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है. आहार से विधौ अष्टौ विशेषा हेतु संज्ञका शुभाशुभ समुत्पत्तो तान परीक्षा प्रयोजित. तो आहार के विधि के बारे में 8 विशेष जो कारण संज्ञक बताए गए हैं शुभ या अशुभ के लिए. तान परीक्षा प्रयोजित, हाँ, तो उनकी परीक्षा करके उनका प्रयोग इस प्रकार का करना है. तो प्रकृतिकरण, देश काल वगैरह जो बारे में बताया गया है, आहार विधि विशेष है, उन सभी को भली भांति ध्यान में रखते हुए और उनके शुभ और अशुभ इस प्रकार के जो परिणाम है वो ध्यान में रखते हुए परीक्षा करके उनका प्रयोग होना चाहिए. If a patient comes out of from sugar control tablets, then the harmful effects of elevated blood sugar keeps on damaging organs. इसमें ऐसा है, शुगर कंट्रोल नहीं होती है अगर तो एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी. अगर डायबिटीज के ऊपर कंट्रोल आ गया है तो धीरे धीरे शुगर कम होगी. इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो मानसिक भावों का है. जो ज्यादा खाने से, गुरु खाने से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से जो डायबिटीज निर्माण होता है, शुगर बढ़ती है, वो आसानी से लंघन, व्यायाम, योग वगैरह से कंट्रोल में आती है. उसमें दिक्कत नहीं होती. या फिर अपतर्पण जाति की दवाएं, शिलाजितु वगैरह का प्रयोग करेंगे तो वो कंट्रोल में. मुद्दा सिर्फ रहता है वो स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज उसके बारे में, या स्ट्रेस से जो डायबिटीज बढ़ रहा है. तो उसके बारे में सोचना इस प्रकार का है. तो माइंड को कंट्रोल करना यही उसमें अहम चीज है. और वो नहीं कर पाएंगे तो इंसुलिन लेते रहने पर भी शुगर कंट्रोल नहीं होगी. ये तो सही है, कुछ हद तक होती है, लेकिन उसके आगे शुगर कंट्रोल नहीं होती है इस प्रकार से. और फिर लोग मान लेते हैं कि हाँ, इतना इंसुलिन लेने पर भी शुगर इतनी रहती है, कोई कर नहीं सकते उसके लिए, क्योंकि एलोपैथी की जो ट्रीटमेंट करनी है वो तो कर दी गई है. हम अगर मूल रूप से अग्नि वगैरह के बारे में समझेंगे तो शायद तकलीफ नहीं होगी. अग्न्याशय व अग्नीचा संबंध कसा लावावा.
अभी पैनक्रियास, इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है और वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते रहते हैं, वो अंदर आता है और शुगर को कम करता है। तो ये फोकस्ड अप्रोच जहाँ पे होता है, पैनक्रियाटाइटिस या पैनक्रियाटिक कैंसर, उसमें शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पैनक्रियाटाइटिस वैसे भी ट्रीट करना मुश्किल है। मैंने कुछ चंद पेशेंट्स ट्रीट किए हैं पैनक्रियाटाइटिस के। पैनक्रियाटिक कैंसर के तो बहुत देखे क्योंकि वो ज्यादा प्रचलन इस प्रकार का है। लेकिन इन सभी में ये जो फोकस्ड अप्रोच रहेगा कि पैनक्रियाज इस प्रकार के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला है, उससे सीक्रेट होता रहता है और फिर वो अगर हैम्पर हो जाए वो सेल्स, तो कंट्रोल शुगर का नहीं होगा इस प्रकार से। ये थोड़ा सा मैकेनिकल इस प्रकार का प्रॉब्लम है। अगर कैंसर सेल्स वहां पे डेवलप हुए हैं और हाँ वो काम करने नहीं दे रहे, तो ये एक चीज बनती है। उनके बारे में क्या सोचना, ये एक अलग चीज रहेगी। उसमें शायद हम, जब तक हम कैंसर पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक ये सिलसिला चलने ही वाला है, ऐसा मानकर दवाइयां देनी है, या फिर चाहे तो एंटी डायबिटिक या इंसुलिन चालू रखना है। लेकिन मैं सभी मरीजों को दूध के ऊपर रखता हूँ कैंसर के, तो इनको भी रखता हूँ। और केवल A2 मिल्क लेते रहते हैं तो शुगर कंट्रोल हो जाती है, उसके लिए और कुछ न करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतने कैंसर के मरीज है कि जो डायबिटीज के भी मरीज है शुरू से और फिर बाद में कैंसर हुआ है। उन सभी में केवल दुग्धाहार पर जब शिफ्ट कर देते हैं, हाँ, तो शुगर कंट्रोल अपने आप हो जाता है। उसको जिसकी जो दवाइयां हैं वो कम करके बंद कर देते हैं। बाद में जब 2-2.5 लीटर के ऊपर दूध जाना आरंभ होता है, तो थोड़ा थोड़ा चावल या रोटी और फिर मूंग दाल रोटी वगैरह ऐसा शुरू करते हैं, तो वहां फिर से शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। लेकिन वो उतनी नहीं बढ़ती कि जिसके लिए एलोपैथी लेने की जरूरत पड़े। आयुर्वेद की दवाइयों से भी कंट्रोल इस प्रकार से हो जाती है। तो बहुत ही कम मरीज मुझे ऐसे मिले हैं कि जिनका डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया पैनक्रियाटाइटिस या पैनक्रियाटिक कैंसर के जरिए। और शायद ये एलोपैथी की दवाई चालू रखनी पड़ी या डोज कम ज्यादा करना पड़ा होगा इस प्रकार से। बाकी मरीजों में सीडेंटरी लाइफस्टाइल यही अगर कारण है तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइफस्टाइल चेंज करने से शुगर कंट्रोल हो जाती है और बाकी जो उपद्रव है वो भी कंट्रोल हो जाता है। सिर्फ मुद्दा रहता है स्ट्रेस वाले मरीजों, और ये काफी अहम मुद्दा है। और सौमनस्य ये जो चाहिए बच्चन के लिए वो नहीं होता, ये सबसे अहम भूमिका वहां पे है। तो उसको कैसे निर्माण करें, ये देखना पड़ेगा। और योग उसके लिए अच्छा है। अभी फिलहाल योग सूत्र तो पढ़ रहे हैं और मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैत्री का दुर्गता करुणोपेक्षाणाम भावना चित्त प्रसादनम वगैरह वगैरह। Which are the signs and symptoms we have to look for according to our principles? Having blood sugar is elevated, but patient is okay, so that we can advise them not to bother about sugar levels. अगर आप बोलेंगे तो भी लोग मानेंगे नहीं। वैसे बहुत सारे मरीज ऐसे मिलते हैं कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, ब्लड प्रेशर है, सिम्टम्स नहीं है, हाइपर शुगर है, सिम्टम्स नहीं है। ऐसे बहुत सारे मरीज मिलते हैं कि जिनमें कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहते। अब इस कंडीशन को क्या कहेंगे?
ये डिसीज प्रोन कंडीशन हो सकती है। अगर एलोपैथी का विचार सामने रखते हैं तो ये जाकर हाँ डिसीज इसमें व्यक्त हो सकता है, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए हाँ, दवाइयां देकर ये मीन लेवल पर लाए जाए अगर तो ठीक रहेगा, ऐसा मतलब प्रवाह एलोपैथी में है। लेकिन ऐसा है कि ये क्यों बढ़े हैं ये देखना जरूरी है। इसमें कारणों का विचार एलोपैथी में नहीं है। सबसे आम चीज कि माना कि शुगर लेवल ज्यादा है, माना कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है, माना कि थायराइड लेवल ज्यादा है वगैरह वगैरह, सिम्टम्स कुछ भी नहीं है इस प्रकार से। तो ये अगर एबनॉर्मल है तो क्यों बढ़ गया है ये देखना जरूरी इस प्रकार का है। कारणों को ढूंढना है, कारणों को टालना है। कारण अगर बंद किए जाएंगे, टाले जाएंगे, हाँ, तो ये अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। अब जब कारण ढूंढना आरंभ करते हैं तो कारण तो लाइफ स्टाइल में है। लाइफ स्टाइल को कोई देखता ही नहीं है। हाँ, खाने पीने में है, उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है इस प्रकार। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये बताना काफी मुश्किल होगा कि कितनी शुगर होने पर भी चिंता मत करो ऐसा हम कहेंगे। उसके जो उपद्रव है हाइपरग्लाइसेमिया के, चाहे रेटिनोपैथी हो, चाहे नेफ्रोपैथी हो, या और कुछ हो इस प्रकार से, वो अगर हो जाते हैं तो बताना पड़ता है कि नहीं नहीं शुगर कंट्रोल करनी जरूरी है इस प्रकार से। और मैं जो जिक्र कर रहा हूँ कि अगर हमें एलोपैथी से टक्कर देनी है तो हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये जो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स है उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोग संतुष्ट नहीं होते हैं कि मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है तो मैं इसके बारे में दुर्लक्ष्य करूँ, कुछ भी ध्यान मत दे दूं, वो मानेंगे नहीं। और आगे चलकर अगर गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो हमें और आयुर्वेद को और अपने को कोसते रहेंगे कि ये मैंने गलत किया, मुझे एलोपैथी का सहारा लेना चाहिए था वगैरह इस प्रकार से। अब इसमें ऐसा होता है जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं, डेडिकेटेड है, उनके ऊपर दुगनी जिम्मेदारी आ जाती है। मैंने पहले भी एक बार इसके बारे में बात की थी कि अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि एलोपैथी में इसके लिए कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ, जैसे कि इन सिम्टम्स में रिलीफ, गोली वगैरह या बाकी शुगर लेवल हाई है उसके सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है तो वो चालू रखे नहीं रखे, या मिलता है तो उसके लिए एडवाइस देना है नहीं देना। टू बी ऑन सेफर साइड हम क्या कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हें अभी गोली चल रही है ना, वो चलने दो, हमारी दवाइयां शुरू करते हैं। जैसे शुगर लेवल नॉर्मल आने लगेगी तो गोली का डोज कम करते जाएंगे और गोली को छुड़वाएंगे या इंसुलिन से छुड़वाएंगे। इंसुलिन से तो छूट जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। सेकेंडरी डायबिटीज अगर है, टाइप 2 है, बाद में इंसुलिन शुरू हुआ है तो वो तो छूट सकते हैं। अभी जो फिलहाल डी फ्लोर का जो चल रहा है चक्कर उससे इंसुलिन डिपेंडेंट या जुवेनाइल डायबिटीज भी बाहर आ रहे हैं। ये भी एक अजीब चीज है। ये अच्छा है नहीं है ये अलग बात इस प्रकार के लिए। लेकिन शुगर कंट्रोल हो गई, ये बड़ा एहसास होता है, ये बड़ा रिलीफ होता है पेशेंट के लिए। और वो भी शुगर और कम करने में सहायक इस प्रकार का होता है। तो किसी भी बारे में अगर हम सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देंगे, प्रेशर ब्लड प्रेशर है, सिम्टम्स नहीं है, दवाइयां दे दी, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो मरीज खुश हो जाता है। बहुत बढ़िया दवा है, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है इस प्रकार से। तो अभी स्ट्रेटेजिकली एलोपैथी ने पैरामीटर्स ऐसे निर्माण किए हैं, निकष इस प्रकार से निर्माण किए हैं
कि जो उनकी दवाइयों से कंट्रोल में आ सकते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बात हो, चाहे शुगर की बात हो, चाहे थायराइड की बात हो या कोलेस्ट्रॉल की बात, कि पैरामीटर्स इस प्रकार से सेट किए गए हैं कि देखो ये इतना अगर है ब्लड में तो नॉर्मल है, उससे आगे बढ़ गया तो एबनॉर्मल हो गया, इस प्रकार से, और ये दवा ले लो तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। बस मरीज भी खुश, फार्मेसी भी खुश। इस कारणों को ढूंढना नहीं है, करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, चलते ही रहना है। और जब तक जीवित है तब तक ये करते रहो। तो ये तरीका ही नहीं है। संक्षेपत क्रिया एवं निदान परिवर्जन ये पहला चिकित्सा सूत्र है कि निदान परिवर्जन ये पहले आवश्यक है। मैं एक कार का उदाहरण देता रहता था कि अगर हम कार चला रहे हैं और हमें रुकना है तो हम क्या करते हैं? तो मुलाकात मेरी चल रही थी, तो मुलाकात कर्ता ने उत्तर दिया कि हम ब्रेक लगाएंगे। हाँ, मैंने कहा नहीं, हम पहले ब्रेक नहीं लगाते। हाँ, पहले हम क्या करते हैं? हाँ, तो लोअर गियर में आ जाते। अभी पांचवें गियर में कार चला रहे हैं तो चौथे, तीसरे, दूसरे, इस प्रकार के गियर में आ जाएंगे। और उससे भी पहले एक्सीलेटर का पाँव निकालेंगे। जो एक्सीलेटर पर पाँव है जिससे गति बढ़ रही है उसको पहले रोकना है। तो पहले क्या है? एक्सेलरेशन कम करना, फिर ऑटो क्लच है या क्लच दबाना है, उसके जरिए गियर चेंज करना, लोअर गियर में आ जाना, और फिर अल्टीमेटली ब्रेक लगाना, इस प्रकार से। तो पहली शुरुआत क्या होगी कि जिससे एक्सेलरेशन मिल रहा है वो बंद कर देना। जिन कारणों से रोग बढ़ रहा है, रोग टिका हुआ है शरीर में, उन कारणों को दूर करना, ये सबसे अहम इस प्रकार की चीज है। और फिर लोअर गियर में आ जाना, लाइफस्टाइल चेंज करना, खाने पीने की आदतें बदलना, इस प्रकार से। जो हम बुरा कर रहे थे, दही खा रहे थे, रात में सो देरी से खा रहे थे, देरी से सो रहे थे, देरी से उठ रहे थे, ये सब चीजें बंद करवा और पॉजिटिव आरंभ करो कि योग शुरू करेंगे, व्यायाम शुरू करेंगे, वगैरह वगैरह, ऑर्गेनिक ही खाएंगे, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो ऐसा करेंगे तो बराबर ट्रीटमेंट रहेगी। वो अल्टीमेट ब्रेक लगाना है और फिर उसके बाद में औषधियों का प्रयोग। ये सब करने के बाद दवाइयां देंगे तो तुरंत रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। कृषक प्रमेह रुग्णांमध्ये विचार कसा करावा अशी योजना। अगर अग्नि अच्छा है तो संतर्पण ही करना है। तो महेश संतर्पणमेव कार्यम ऊर्ध्वंतस्थमलेपनीते महेश संतर्पणमेव कार्यम, ये बहुत अहम चीज है। और लोग घबरा जाते हैं संतर्पण करवाने के लिए, लेकिन ऐसी चीज नहीं है। अगर अपतर्पणोत्थ विकार है तो संतर्पण ही करना है, लेकिन अग्नि अच्छा होना है। अगर अग्नि अच्छा नहीं है तो शुरुआत लंदन से ही करनी पड़ेगी, अग्नि बढ़ाना पड़ेगा और फिर बाद में संतर्पण करना पड़ेगा। कैन वी थिंक ऑफ कृमि इन डीएम केसेस? कृमि का विचार कहीं भी हो सकता है, केवल डीएम केसेस में ही होगा, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है तो कृमि की चिकित्सा करनी पड़ेगी, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हम भी उसी प्रकार के एलोपैथी के जरिए सोचने लगेंगे कि ये सिम्टम है, उसके लिए मैं दवा दे देता हूँ, तो ये अधूरा विचार है। वो सिम्टम निर्माण क्यों हुआ, संप्राप्ति किस तरीके की है, कारण क्या क्या है, उन सभी बातों को देखकर, कारणों को टालकर संप्राप्ति बंद करने वाली दवाइयां जो उस लक्षण के लिए कारीगर हो, इस प्रकार से देना, ये आयुर्वेद के अनुसार अपेक्षित है। और ये काफी मुश्किल है। मैं मानता हूँ आयुर्वेद की प्रैक्टिस सिंपल नहीं है।
आयुर्वेद की प्रैक्टिस काफी कॉम्प्लिकेटेड इस प्रकार की है। लेकिन सभी केसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। अब मेरी प्रैक्टिस में सभी कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही है, वो अलग चीज है। लेकिन बाकी लोगों के प्रैक्टिस में इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस इस प्रकार के नहीं रहते हैं, तो मार्ग ढूंढ सकते हैं कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, वगैरह इस प्रकार से। तो आहार विधि विशेष आयतन जो बताए गए हैं उनको भली भांति समझ लिए, शुभाशुभ समुत्पत्ति के बारे में, और फिर प्रॉपर परीक्षा करके उनका प्रयोग, आहार विधि विशेष आयतन का प्रयोग करना है। ये सबसे अहम इस प्रकार की चीज रहेगी। मैं समझता हूं कि स्वस्थ वृत्त के लोगों को काफी काम करने की जरूरत है। अभी के हालत में स्वास्थ्य कैसे बना रहे, इसके बारे में लोगों में जन जागरण करना बहुत आवश्यक है। एलोपैथी में जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है वो तो अटका है वैक्सीनेशन में, या फिर ज्यादा से ज्यादा सैनिटेशन और ड्रेनेज सिस्टम वगैरह वगैरह में अटका हुआ है। इंडिविजुअलाइज्ड हेल्थ के लिए कुछ प्रोग्राम ही नहीं है उनके पास, कुछ गाइडेंस ही नहीं है, क्योंकि ये सब लाइफस्टाइल से जुड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा एलोपैथी अर्बनाइजेशन के बारे में सोच सकती है और प्रदूषण के बारे में सोच सकती है, लेकिन इंडिविजुअलाइज को क्या करना है, हर व्यक्ति को क्या करना है, उसके बारे में कोई विचार विमर्श ही नहीं है। तो ये आयुर्वेद की खासियत होगी कि स्वस्थ वृत्त का प्रचार प्रसार जितनी अधिक मात्रा में हो जाए, व्यायाम योग का प्रचार जितनी अधिक मात्रा में हो जाए, लोग करते रहेंगे ये सब चीजें, तो समाज स्वस्थ बनेगा। और ये नौबतें ज्यादा, रोग को ट्रीट करने की नौबतें ज्यादा नहीं आए। लेकिन किसी को कुछ लेना देना नहीं है। कैसे भी खाओ पियो रहो, और बीमार होने पर पहले एलोपैथी ले लो, उससे नहीं होता है तो बाद में आयुर्वेद के बारे में सोचो। यही सब सिलसिला चल रहा है, और ये वैद्यों में भी है, ये दुख की बात। तो मैंने एक सुझाव रखा था कि बीएमएस होकर जो एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके बारे में पहले अगर हम सोच सकते हैं, वो आयुर्वेद के प्रवाह में किस प्रकार से आएंगे, तो भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस सुधरे कैसे, वो संहिता बेस कैसे हो जाए, ये सोचना बहुत जरूरी है। केवल नुस्खों को लेकर प्रैक्टिस करना आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं है, ये सबसे आम मुद्दा है। तो मूल ग्रंथों के आधार पर चिकित्सा होना, और कारण वगैरह सब ध्यान में रखते हुए, अग्नि कारण स्रोत वगैरह इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हर केस को डील करना, हर केस को ट्रीट करना, ये ग्रंथों के अनुसार आवश्यक इस प्रकार की चीज है। तो बेयर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग क्या होना है, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी, और फिर उसके आगे जाकर क्या सोचना है ये अलग रहेगा। अभी जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स है वो तो सुपर कंसल्टेंट बन जाते हैं इसी, क्योंकि एलोपैथिक होता ठीक न होने वाले बहुत मरी जाते रहते हैं। और ज्ञानाभासे न तृप्तता, ये कलियुग का एक बताया गया लक्षण है। ज्ञान के आभास से ही तृप्तता, मैं कितना बड़ा वैद्य हूँ, मैं इस प्रकार के मरीजों को ट्रीट करता हूँ वगैरह वगैरह, इस प्रकार से ये अहंकार बढ़ जाता है। और वास्तव में जो सीखने वाली बहुत सारी चीजें हैं वो तो ऐसे ही रह जाती हैं। हम उनके बारे में सोचते ही नहीं है। हमें निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए, ये बात भी नहीं रहती। तो सबसे अहम मुद्दा है कि हम ये पढ़ते रहे, प्रैक्टिस में लाते रहे,
और मूल रूप से सब चीजें देखते रहे. In chronic DM patient, Medakshaya is seen, they become crucial how to think about treatment in this. अभी जो इसके लिए दवा चलती है एलोपैथी की, वो अपतर्पण जाति की ही है. और वैसे भी स्ट्रेस वगैरह चीजें रहती है तो उससे भी अपतर्पण होता है, शारीरिक मानसिक सभी तरीके से. अचिंतया हर्षणेन ध्रुवं संतर्पणेन च. अचिंता और हर्षण ये इसमें अहम इस प्रकार के है ध्रुवण पुष्टि करने के लिए. इसमें सभी में अग्नि का विचार अहम रहता है. अग्नि अच्छा है तो ही इस सभी के बारे में सोच सकते हैं. अग्नि अच्छा नहीं है, सामावस्था है, पचन नहीं हो रहा है, तो पहले सामावस्था ही ट्रीट करनी पड़ेगी. उसमें शायद शुरू में अपतर्पण भी करना पड़ेगा. धीरे धीरे ये बातें बदलती है, सुधरती है. और बार बार ये परीक्षण करते रहते हैं तो उसका भी एक टेंशन बन जाता है. अभी ये भी एक अहम मुद्दा है. फियर साइकोसिस एलोपैथी का एक वेपन है कि लोगों को घबरा देना और ट्रीटमेंट के लिए मजबूर करना. मैंने एक अजीब किस्सा सुना था. एक साइकियाट्रिस्ट यहाँ से लंदन में बस गया. फिर कुछ वर्षों के बाद उसको लगा कि मैं अपने मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे हमारे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए. वो भारत में आया सर्वे करने के लिए. उसका एक साथ यही था जो साइकेट्री की प्रैक्टिस कर रहा था. तो वो उसको जाकर मिला तो उसने बोला एक काम करो, तुम मेरे साथ पूरे दिन भर रहो और एक्सपीरियंस ले लो मैं क्या क्या करता हूँ. कहाँ गए थे? साइकेट्रिक प्रैक्टिस सिर्फ शाम को अपने कंसल्टिंग रूम में थी. दिन भर वो विभिन्न अस्पताल में घूमता रहता, मरीजों को देखता, सलाह देता. शाम को वो जब अपने क्लिनिक में पहुंचा तो सिजोफ्रेनिया की एक नई केस आई थी. फैमिली डॉक्टर उसके साथ में था. फिर फैमिली डॉक्टर पहले अंदर आया. उसने कहा कि ये केस में तुम्हें सौंप दे रहा हूँ. तो जो कट देना था कंसल्टिंग में से 60% ऐसा कुछ कट था, वो डॉक्टर ने दे दिया उसको. फिर आगे फैमिली डॉक्टर ने बोला कि ऐसा है, अब मेरा धंधा तो बंद हो जाएगा, तुम उसको कहना कि तुम्हारा बीपी थोड़ा हाई रहता है तो हफ्ते में 1-2 बार फैमिली डॉक्टर से बीपी चेक करवाओ, तो वो मेरे पास आता रहेगा. ये सुनने पर उस यूके के साइकियाट्रिस्ट ने फैसला कर लिया कि मैं भारत में नहीं आऊंगा, मैं जहाँ हूँ वहां भी अच्छा हूँ. इस प्रकार से तो कट देना यहाँ तक तो एक बार समझ सकते हैं, लेकिन निष्कारण इस प्रकार से तुम्हें बीपी की शिकायत है ऐसा कहना और फैमिली डॉक्टर के लिए एक सोर्स उपलब्ध करा देना नहीं था, ये अजीब बात है. अभी कट प्रैक्टिस इतनी कॉमन हो गई है कि किसी को उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है. हाँ होता है इस वक्त, दोनों की जरूरत है. और इसलिए ये सिलसिला चलता रहता है. लेकिन अनएथिकल प्रैक्टिस कहाँ तक जाए ये बता नहीं सकते इस प्रकार से. हाँ. अभी कारपोरेट अस्पताल है और डॉक्टर्स को टारगेट है
कि हर महीने कम से कम 4 लाख रुपए तुम्हें कमानी ही है हॉस्पिटल की। तुम्हारे मरीज का बिल कम से कम 4 लाख होना ही है। चाहे इन्वेस्टिगेशन प्रिस्क्राइब करो, चाहे अननेसेसरी ऑपरेशन करवा दो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारा हर मरीज का बिल 4 लाख होना ही है इस प्रकार से, या पूरा बिल मिलकर 4 लाख होना ही है। अगर नहीं है तो डॉक्टर निकाला जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस इतनी बढ़ गई है, तो हम कैसे इसके बारे में सोचेंगे, कैसे इससे बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो मानव स्वभाव ये सबसे अहम है, और उसके बारे में कैसे सोचेंगे, कैसे निकलेंगे, ये काफी मुश्किल है। अगर परिस्थिति बदलती है तो मानव स्वभाव अपने आप खत्म हो जाता है, लेकिन अगर परिस्थिति बदलने वाली नहीं है तो कैसे करें। तो ये काफी मुश्किल मुद्दा इस प्रकार का है, और उस बारे में प्रयास करते रहना यही रहेगा। वैसे में एलोपैथी में भी ट्रीट नहीं होते हैं, क्योंकि वही कारण है। अगर कारण नहीं बदलेगा तो कार्य होता ही रहेगा, कारण चालू रहेगा तो कार्य होता ही रहेगा। परिहार्याणि अपथ्यानि सदा परिहारं नरः भवन्ति अनृणतां प्राप्तः साधूनामिह पंडितः। तो जो परिहार्य इस प्रकार का आपत्ति है, जो टाल सकते हैं, सदा परिहरन, उनको सदा के लिए दूर रखकर भगवत अनृणतां प्राप्तः, अनृण इस प्रकार का हो जाएगा। एक कर्जा जैसे कि चुका दिया है उसने, साधु नाम यह पंडित। तो साधु नाम अनुरणता इस प्रकार का रहा है, पंडित ये जानने वाला इस प्रकार देखते हैं इसका। ननु पथ्य सेवायां क्रियमाणायाम् अपि बलवत् प्राक्तना धर्म वशात् अपि व्याधयो भवन्ति तत्किमनेन पथ्य सेवनेन नित्यार्थ परायान्ति। अनुरणतामिव प्राप्तः अनुरणतां प्राप्तः एतेन परिहार्य परिहारेण पुरुषकार्य अनपराधः पुरुषः भवति इति दर्शयति। यस्तु दैवागतस्तस्य व्याधि तत्र साधवो नैवं पथ्यसेविनं गर्हयन्ति। यस्तु इत्यादि। तो इस प्रकार के जो परिहार्य अपत्य है, वो अगर आदमी छोड़ दे, उसका परिहार करे, तो फिर उसको दोष नहीं रहे। लेकिन मेरे हाथ में जो है वो भी नहीं मैं कर रहा हूँ, और फिर अपने आप को कोसता रहता हूँ, तो वो गलत चीज है। कि मेरे हाथ में अपथ्य टालना ये है, तो वो उसको टालते रहेंगे। जो पथ्य सेवन करना है उसके बारे में सोचते रहेंगे, पथ्य सेवन करते रहेंगे। अगर यत्तु रोग समुत्थानम अशक्यम यह केनचित परिहर, जो रोग समुत्थान टालना मुश्किल है। रमन महर्षि को भी अंत में कैंसर हुआ, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस को भी अंत में कैंसर हुआ। तो ये उनके दैव या प्राकृत का फल इस प्रकार का है। तो इस प्रकार का अगर रोग समुत्थान है जो टाल नहीं सकते हैं, तो न तत्प्राप्य शोचितव्य मनीषी, तो जो विद्वान आदमी है उसके बारे में उसको शोक नहीं करना। रामकृष्ण परमहंस के बारे में एक कथा कानू सर ने बताई थी
कि उनको गले का कैंसर हुआ था। अब निकलना वगैरह काफी मुश्किल इस प्रकार का हो गया था। तो उनके शिष्यों ने उनसे दरखास्त दी कि अब काली माता के इतने अच्छे भक्त है, काली माता सब दुखों का संहार करने वाली है, तो आप काली माता को क्यों नहीं एक बार आर्जव करते कि मुझे इससे छुटकारा पाओ, छुड़वाओ इस प्रकार से। तो उन्होंने काली माता का स्मरण किया और वो रोने लगी। तो शिष्य ने पूछा कि क्या हुआ? तो बोले काली माता ऐसी बोली कि तुम्हारे इतने सब शिष्य खा रहे हैं, तो क्या तुम्हें उसका समाधान नहीं है? तुम्हें क्या खाने का समाधान चाहिए? तुम्हारा खाना तो हो रहा है, इतने सारे शिष्य खा रहे हैं, इतना सारा समाज खा रहा है, तो तुम्हें क्या, तुम खा नहीं सकते, इसे लेना देना है इस वजह से। लोके विततमात्मानं लोकम चात्मनि पश्यतः परावरदुषो लोके सत्या बुद्धि प्रवर्तते। क्या चीज है? अगर मैं ही लोक हूं या मुझ में ही सब लोग समा हुआ है, तो ये संकुचित विचार नहीं करना है। लेकिन ये परमहंस के बारे में हो सकता है, हम आम आदमियों के बारे में मुश्किल है इसको मान लेना इस प्रकार से। ऐसी ही दूसरी भी कथा है एक उनकी, वो आनंद से खेल कूद रहे थे और नीचे हरियाली थी, और फिर वो अचानक रोने लगे। समझ में नहीं आया। तो जब होश में आए तो उन्होंने बताया कि मैं नाचते नाचते वो तृण बन गया नीचे वाला, और फिर मुझे बहुत पीड़ा हो गई कि कोई आदमी मुझ पर इस प्रकार का खेल कूद रहा है, और मैं रोने लगा। अब हम कहाँ एक रूप होते हैं इस प्रकार से दूसरे किसी व्यक्ति के साथ? व्यक्ति, ये तो तृण वगैरह की बात छोड़ो, व्यक्ति के साथ भी इस प्रकार से अगर एक रूप हो सकेंगे तो एक अलग चीज इस प्रकार की है। पराराधन पंडित, ये जो बात बताई गई है, जनस्याशयम आदक्ष यो यथा परितुष्यति तं तथैवानुवर्तते, कि लोगों का आशय क्या है वो समझकर, यो यथा परितुष्यति, जो जिससे प्रसन्न होगा, तं तथैव अनुवर्तते, इसको उसी प्रकार से मनाना है। किसको करना है? पराराधन पंडित। जो पराराधन पंडित व्यक्ति है वो इस तरीके से करे। अब जनस्य आलक्ष्य, आशय आलक्ष्य, ये इतनी गंभीर और इतनी बड़ी चीज है, इतनी डिफिकल्ट मुश्किल चीज है। जब तक हम अपने आप को उस व्यक्ति के स्थान पे नहीं समझेंगे, जो कंडीशन है, जो भी रहन सहन है, जो भी विचारों का प्रवर्तन है, तब तक वो व्यक्ति इस प्रकार से विचार क्यों कर रही है ये नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम आप उनके स्थान में अपने को नहीं डालेंगे। फिर शायद ये बात हो सकती है कि हाँ, ये इस तरीके का विचार करना ही गलत इस प्रकार का है, और इस प्रकार का विचार करना चाहिए। लेकिन जब तक उस कंडीशन में नहीं जाएंगे उस व्यक्ति के, तब तक ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो विचार कैसे बदले, ये सबसे अहम मुद्दा है। काफी लोगों ने इसके बारे में प्रयास किए हैं। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट थिंकिंग, ये किताब फेमस है इसके बारे में। तो परिस्थिति का ज्ञान होना, हमारी कमियां क्या है, हमारी पॉजिटिविटी क्या है, ये देखना, और फिर
अभी के हालात में हम क्या कर सकते हैं, क्या ऑब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, ये देखना और उस राह पर चलना। और फिर जब पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगेंगे तो हमें और मार्ग अच्छे तरीके से दिखाई देंगे। निगेटिविटी से न्यूट्रल अवस्था में आना और न्यूट्रल अवस्था से पॉजिटिविटी में आना, ये सब बहुत अहम इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये है कि अगर रोग समुत्थान टालना अशक्य है तो उसको मान लेना चाहिए कि बस ये ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा और ठेविले अनंत तैसेची राहावे चित्त्या सुधावे समाधान। इस प्रकार से चित्त में समाधान रखना ये आवश्यक इस प्रकार का है। ये भी मुश्किल है, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते। मुझे ही क्यों हुआ, यहाँ से शुरुआत होती है और मैं कैसे इसको टालूं उसके बारे में सोच रहती है। अगर कारण समझ में आते हैं, कारणों को टालते हैं तो ठीक है, फिर भी आश्वस्त हो जाते हैं, सुख की प्राप्ति होती है, दुख दूर होता है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, ऐसी अगर स्थिति है तो फिर उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। और फिर ठीक है, ये हमारे पूर्व जन्म के भोग है ऐसा समझकर हम उसकी कीमत चुका रहे हैं। और उसकी कीमत चुका रहे हैं, ये अगर हम समझ पाएंगे तो दुख नहीं होगा कम से कम। तो ठीक है, हाउ टू ब्रिंग इन सोमनस्य। ये कोई टैबलेट नहीं है। चित्तवृत्ति निरोध यही है इसका उत्तर। योग की प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मस्थे मनसी स्थिरे ये हो जाएगा तो सौमनस्य अपने आप आ जाएगा। लेकिन ये जब तक होगा नहीं तब तक तकलीफ होती रहेगी। इज देयर एनी स्पेसिफिक मेंशन ऑफ व्हाट शुड बी द बेस सेल इन आयुर्वेदा? ये तो विचार है ही नहीं। मूत्रे भी धावन्ति पिपीलिकाश्च, ये आयुर्वेद का वर्णन है। और वो सभी मरीजों में देखा जाता है, ऐसी भी स्थिति नहीं है, कुछ मरीजों में देखता है। और सर्वेपि मधुमेह क्या माधुर्याच्च तनोरता वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें आती रहती है। हाँ, लेकिन परीक्षण सिर्फ मूत्र का ही कर सकते हैं हमारे एग्जाम में। और रक्त के बारे में बाकी परीक्षण है। It means that there is no relevance of increased BSE in Ayurveda. अभी के हालात में आयुर्वेद कैसा है ये समझने की कोशिश करेंगे। अभी मॉडर्न होम्योपैथी निकल आई है, खास करके कैंसर के बारे में सोचने के लिए। उसी प्रकार से मॉडर्न आयुर्वेद या इस समय का आयुर्वेद, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मूत्र परीक्षण was only possible in that era, therefore they didn't mention BSL. That is what modern Ayurvedic scientists say. इसमें काफी मुद्दे हैं, शायद कल मुझे एक बार बात कराओ, याद कराओ। इंटीग्रेटेड अप्रोच करना है, नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है, ये सभी सोचने की बातें हैं। कैन रेज ड्रेनिंग शुगर इंडिकेट मधुमेह प्रमेह? आयुर्वेद के हिसाब से तो डेफिनेटली है।
शुगर है या नहीं है अलग चीज रहेगी, लेकिन मूत्रे विधावंत पिटी विकास चाहिए है तो हमारे हिसाब में तो नहीं के बारे में सोचना है। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। If there would have been blood sugar testing method, then they would have mentioned basal elevation. अभी इसके बारे में बहस करना मुश्किल इस प्रकार का है। ठीक है, कल देखते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्टेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। सो प्रजासत्ताक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। आज मेरे हाथ को ध्वजवंदन होने वाला है सस्टेनेबल स्टोर, मुझे वहां भी जाना है।